पुलिस में कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जिनकी गोली से ज्यादा खौफ उनकी बोली से होता है। पूरे जीवन में किस्से तो बहुत हैं, एक दो नहीं सैकड़ों किस्से हैं। 36 साल की सर्विस में फक्कड़ बाबा और निर्भय गुजर ये मेरे घर पे अटैक कर देंगे, क्योंकि मतलब डकैत धमकी देते थे आपको? हाँ, धमकी देते थे कि मार डालेंगे। इटावा में करीब 100 इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर का जमाना आया। श्री प्रकाश शुक्ला की कोई लेडी दोस्त थी, तो लेडी दोस्त को फोन करता था और वो फोन नंबर मिल गया और उस नंबर पर सर्विलांस शुरू हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है। फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए। मकसद था कि खौफ, बदमाशों का खौफ जनता से खत्म हो। डकैतों के दौर की बात, माफियाओं के दौर की बात, नए आईपीएस के दौर की बात, पुराने आईपीएस के दौर की बात, सारी सत्ताओं की बात। ऐसे ही अपराधियों का भौकाल खत्म करने वाले एक आईपीएस अधिकारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल। उत्तर प्रदेश की पुलिस के सबसे बड़े पद डीजी के पद से रिटायर हुए हैं और अब फिल वक्त समाज सेवा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, सियासत भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं और पुलिसिंग को लेकर के लगातार ये काम भी करते रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर सूर्य कुमार के जरिए ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि साल 1982 में जब ये आईपीएस बनते हैं तो 1982 से 2026 तक के बीच का जो वक्त गुजरा है उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे बदली है, सियासत कैसे बदली है और अपराधी कैसे बदले हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी। बहुत खुशी हुई कि आज आप एक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का संकल्प लेकर के लोगों को जागरूक करने और समाज में सुरक्षा का वातावरण और बेहतर करने का मकसद लेकर के आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं सर जी। 1982 का वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अपराध इस कदर नहीं बढ़ा था जैसा आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश उस वक्त ख्यात कहिए या कुख्यात कहिए, चंबल के कुछ इलाके में जो डकैत थे जी जी वहीं तक सीमित था। छुटपुट अपराध होते रहते थे। बिल्कुल। और उस दौर में आप ज्वाइन करते हैं आईपीएस। बिल्कुल। कितनी बदली है पुलिसिंग उस समय से लेकर तक? भाई साहब, नई पीढ़ी के लोग शायद ये बात उतना नहीं जानते हैं और गंभीरता से नहीं महसूस करते हैं कि पिछले लगभग 40 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि ये वो प्रदेश था जिसमें, याद करिए, एक नाम चलता था कि मलखान सिंह, मौर सिंह, ददुआ, निर्भय गुजर, ठोकिया, पता नहीं ठोकिया, बलखड़िया और इतने नहीं, वो उधर बरेली की तरफ कल्लू, उधर जो मेरठ और बुलंदशहर, सहारनपुर, में ठक ठक गैंग, एक्सेल गैंग, पता नहीं, पूरा प्रदेश गिरोहबंद लोगों से भरा हुआ था। और आज बड़ी खुशी की बात है कि लगातार जनता का सहयोग मिला, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, मोबाइल फोनों का जमाना आया और पुलिस की सक्रियता से वो दिन देखने को मिलता है कि अब कोई बड़ा संगठित गिरोह ऐसा नहीं प्रदेश में देखने को मिलता कि जिसके लिए ये हो कि नहीं, उसका तो बहुत खौफ है, वो तो कंट्रोल के बाहर है। आपने नाम सुना होगा कि आगरा, मैनपुरी, एटा, वो जो चंबल का बीहड़ था, तो एक समय आया कि मुझे भी ऐसा मान लिया गया पुलिस विभाग में कि जैसे मैं एंटी डकैती का एक्सपर्ट हूं। अच्छा। तो मेरी पोस्टिंग कहाँ की जाती थी? चंबल वैली में, एसएसपी इटावा, एसएसपी जालौन, फिर एसएसपी फर्रुखाबाद, फिर दोबारा कुछ घटनाएं हो गई, दोबारा एसएसपी फर्रुखाबाद, फिर उसके बाद प्रमोशन हो गया, यहाँ तक कि आईजी भी मुझे बांदा एरिया, चित्रकूट और महोबा जहाँ डाकुओं का आतंक रहता था, जालौन जहाँ पर वो फूलन देवी का एरिया था,
तो संयोग से मुझे सारे जितने उस समय के डाकू लोग थे, प्रदेश के चर्चित डाकू थे, उनके सबके साथ काम करने का मौका लगा। उनके एरिया में ऐसा समय आता था, ये फक्कड़ बाबा ऐसा नाम कि वो चिट्ठी आती थी मेरे पास कि तुम्हारे परिवार को उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे गाड़ी में बम फेंक दिया जाएगा। वो निर्भय गुजर के अलावा उस समय लाला राम, श्री राम, दो बड़े नाम, चर्चित नाम डकैती के क्षेत्र में अपहरण करते थे और अपहरण करके जंगल में डाल देते थे। तो विश्वास ही नहीं होगा आपको, ऐसी ऐसी कार्यशैली, ऐसी कार्य प्रणाली। आदमी को दिल्ली से उठाया जाता था, दिल्ली से बाई कार लाकर इटावा के चंबल के बीहड़ों में एक गैंग दूसरे गैंग को बेच देता था। ये 90, 91, 92 की बात होगी। ये करीब करीब पूरा ही दशक चलता रहा। 90 से 2000 तक तो बहुत ये समस्या चली। फिर धीरे धीरे जो आपने सवाल उठाया, इसका जमाना आया मोबाइल का। और क्या हुआ कि इससे लोकेशन पता लगने लगी, क्योंकि डाकुओं को भी शौक लगा कि हम भी मोबाइल चलाएं, बैठे बैठे जंगल में खबर लें, और वही मोबाइल उनके काल का कारण बन गया। पहले वो छिपते थे, रास्ते नहीं थे, बीहड़ इलाका था, नदी के इस पार नदी के उस पार। इटावा जालौन के पास एक एरिया है पचनदा, मतलब 5 नदियां आकर मिलती हैं। अच्छा। और 5 नदियों के बीच में इतना खराब दुरूह इलाका था, इतना ऊंचा नीचा, मतलब 100 मीटर ऊंचा, फिर 90 मीटर गहरा, और बबूल का जंगल, उसमें घुस नहीं सकते। तो मुझे याद है कि मैं बकीवर इटावा में पढ़ता, वहां से एक बार खबर आई कि दिल्ली का आदमी पकड़ा गया है, और वहां उसको जैसे जानवरों को बांधते हैं चेन में, उस तरह से चेन में बांध के, भैंस बांधने वाली चेन से उसके हाथ बांध के, पैर बांध के जंगल में डाल दिए। और वो ऊंचाई पे खड़े रहता है डाकू, वहां से देखता रहता है पुलिस तो नहीं आ रही। तो और वहां पहुंचने के लिए जहां पर उसको ले जाते हैं, पानी के रास्ते, बोट के रास्ते ले करके वहां बैठा दिया। और पुलिस को जब जाने के लिए घुटनों के बल 1-2 किलोमीटर नहीं, करीब करीब 5 किलोमीटर रेंग रेंग के जाना पड़ेगा, ऐसा रास्ता अंदर से बनाए हुए थे कि 5 किलोमीटर पुलिस रेंग रेंग के घुटने के बल आवे, नहीं तो ऊपर बबूल का जंगल है, और बबूल बहुत खराब कांटे वो चुभ जाते, तो पुलिस जा ही नहीं पाती थी। जब तक इधर से पुलिस की छापा पड़े, तब तक वो उधर से जालौन जिले में चले गए, नदी पार किए जालौन चले गए। तब तक उधर से पुलिस आई और छापा मारा, तो उन्होंने कहा वो जो मध्य प्रदेश का इलाका है जंगल वाला, उधर पार कर, वो उधर के इलाके में चले गए। तो वहां यूपी पुलिस का जुरिडिक्शन खत्म। वहां यूपी पुलिस का जुरिडिक्शन खत्म। फिर वहां से वो वहां की पुलिस से हम लोग संपर्क करते थे कि उनको बुलाओ, तो वहां से जब तक पुलिस आवे तब तक वो फिर किसी तरफ, अच्छा कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, कानपुर से शुरू होता था, कानपुर देहात से, और पूरा चंबल की वैली आगरा तक, बाह एक इलाका है आगरा में, और वहाँ बीच में इटावा और मैनपुरी के जंगल, और उसी में ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव होते थे। एक बार तो फर्रुखाबाद में काली नदी होती है उधर बदायूं की तरफ, तो वहाँ मैं एसएसपी था, तो खबर आई कि घोड़ों पर डाकुओं का गैंग आ गया है। तो जैसे नाम सुना होगा आपने, चंबल के डाकू घोड़े पर चलते थे। तो रात में करीब 12 बजे अपनी पूरी पीएसी पुलिस ले करके मैं गंगा नदी का किनारा और उधर काली नदी का, उसके बीहड़ में पहुंच गया। रात में जो मुखबिर था एक, जो लाया था खबर, उसके साथ गए तो डाकुओं का गिरोह घोड़ों पर चला रहा था। गोली चली और कुछ डाकू मारे गए, कुछ पकड़े गए, और घोड़े सब पकड़ गए। अब वो घोड़ों की बड़ी समस्या हुई, तो घोड़े गांव के प्रधान जी लोगों को एक एक भाई इनको संभालो, जब कोर्ट से कोई ऑर्डर होगा तब इनका डिस्पोजल किया जाएगा। और गोलियां चलती थी, मतलब 1-2 नहीं, 10-20 बार ऐसे मौके आए कि गोली बगल से निकल गई, इधर से निकल गई। कई बार तो मुझे ऐसा, भगवान की दया है कि आज आपके साथ में बैठा हूं, नहीं तो तमाम साथी हम लोगों के शहीद हो गए। एक बार मैं आईजी था इलाहाबाद जोन का, तो राजापुर के पास
घनश्याम केवट का नाम सुना हुआ कभी, वो ददुआ ठोकिया गिरोह का बिल्कुल था। बिल्कुल हाँ। और उसके साथ गोली चली, हमारे ही साथी आईजी साहब लखनऊ से भेजे गए थे। आईजी पीएसी थे वी के गुप्ता साहब, हमारे साथी थे। तो एक उस बदमाश ने एक ग्रेनेड फेंक दिया, ग्रेनेड फूटा और उनको लग गया। तुरंत उनको मैंने उठाया अपनी पीठ पर और उठा करके गाड़ी तक लाया किसी तरह, और ला करके उनको फिर हेलीकॉप्टर गया यहाँ से चित्रकूट, वहाँ से पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। किसी तरह जान बची, 2-3 महीने इलाज हुआ पीजीआई में। और अंत में वो घनश्याम केवट डाकू को हम लोगों ने मुठभेड़ में मारा। और इसी तरह न जाने कितनी बार बड़े दर्दनाक कांड होते थे। मैं सन 86 के लगभग एसपी देहात तैनात था प्रयागराज में, इलाहाबाद में। बॉर्डर था चित्रकूट का, तो उस समय ये बुरा हाल हुआ। रामूपुरवा एक गांव था, रामूपुरवा गांव में खबर आई कि हमारा बिल्कुल शंकरगढ़ का बॉर्डर था रामू का पुरवा, वही पहाड़ों के पत्थरों के खदान है पूरे शंकरगढ़, पथरीला इलाका है और जंगल और पत्थर और पहाड़ और रीवा का बॉर्डर। तो रीवा की पुलिस, चित्रकूट की पुलिस, इलाहाबाद की पुलिस सब मिल करके हम लोग गए छापा मारे। वहां मालूम हुआ गुस्सा में वो बदमाश हम लोगों से तो बच के भाग गया। ददुआ का गिरोह था। मालूम हो गया, ददुआ कोशिश करता था कि कोशिश करें कि पुलिस से मुठभेड़ ना हो, बच के निकल जाएं। निकल तो गया, लेकिन उसको जिस पे शक हो गया कि इस गांव के लोगों ने खबर दी है पुलिस को, वो 9 लोगों को गोली से भून दिया, मार डाला। और मार करके वहीं पर सवेरे खबर आई कि वो तो हम लोगों से तो बच के भाग गया, लेकिन वहां 9 लोगों को मार डाला। डीजी पुलिस यहाँ के मध्य प्रदेश के ज्वाइंट मीटिंग हुई चित्रकूट में। कई बार बड़ी विचित्र यादें हैं कि जंगल में पूरी टोली लेकर के हम लोग नदी के किनारे, यमुना के, चंबल के बीहड़ों में घुस जाते थे और एज एडिशनल एसपी, एज एसपी जाते थे, वहां भटक जाते थे जंगलों में। उस समय ये जीपीएस का सिस्टम इतना जीपीएस का, मोबाइल का, फोन का सिस्टम नहीं था। तब मजबूरी में क्या रास्ता था कि किसी पहाड़ी के ऊपर रात में सो जाएं। पूरे पुलिस की टुकड़ी पहाड़ी के ऊपर, डाकुओं की तरह ही हम लोग भी सोना पड़ता है, और सोना पड़ता था। और उसके बाद गांव के ही कई करीब में मदद लेकर के वहां से अगले दिन सवेरे फिर भोजन किया और आ जाते थे प्रधान जी लोग। जब गांव पता पाते थे कि पुलिस आई है हम लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि बहुत आतंक था। बहुत खुश होते थे कि देखिए पुलिस इतनी जागरूक है कि 25 आदमी की टोली पुलिस की, पीएसी की, पहाड़ी के ऊपर पड़ी हुई है कि इंतजार कर रही है कि कहाँ खबर मिले। क्योंकि खबर मिलती थी तो जब तक वहां पहुंचे तब तक वो भाग जाते थे। सड़कें थी नहीं, गाड़ियां भी आप लोगों के पास वही कमांडर रही होंगी, पुल नहीं थे, तो नदी बड़ा भारी बैरियर थी। चंबल में, यमुना में, बताया मैंने, कई नदियां, और वो केन नदी, उधर आगे सोन नदी, इस तरह का ऐसा जाल था कि उसमें पुलिस को गाड़ियां जा नहीं सकती, पैदल आप उतर के जाइए। इसी का फायदा उठाते थे। इधर अच्छा यह हुआ कि धीरे धीरे सड़कें और बनी, धीरे धीरे आवागमन के साधन बन गए, फिर मोबाइल फोन चलने लगे, तो कंट्रोल करने में बहुत आसानी हुई। ये एक तो जो हमने जब डकैतों की पूरी कहानियां पढ़नी शुरू की तो ये भी समझ में आया कि डकैतों का मन इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई तक की हत्या कर दी। हाँ, उसके बाद फिर पुलिस का मनोबल टूटा होगा, सरकार ने फिर दोबारा कोशिश की होगी। ये फाइनली जाकर के खत्म किस सरकार में हुआ? क्या मायावती ने वो एकदम लास्ट आदेश दे दिया था कि अब ये खत्म हो जाना चाहिए? और देखिए, सरकार तो सभी ये चाहती थी ज्यादातर कि हाँ ये डाकुओं का आतंक खत्म हो। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लगता है कि सरकार नहीं चाहती। वीपी सिंह जी के भाई साहब हाँ, थे जज साहब, तो वो बांदा और फतेहपुर और इलाहाबाद के बॉर्डर पर, वही वीपी सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने। हाँ, बाद में जो प्रधानमंत्री, तिंदवारी के पास का इलाका घटना थी कि वो जंगल में घूमने गए थे, वहां के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और एंटी डकैती अभियान शुरू किया था उन्होंने, वीपी सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो बदला लेने के लिए कि इसी आदमी ने हमारे साथियों को मरवाया है, तो उनको मार दिया। और उसी के बाद से और ज्यादा, उसके बाद वीपी सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं, हम चलते हैं। और उसी के बाद, लेकिन सवाल ये है कि कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा, नहीं तो कैसे समाज चलेगा। और दूसरी तरफ माफिया गिरोहों का भी आतंक। एक तरफ तो वो आतंक
चंबल के नाम। अब मैं दूसरा भी आपको पहलू बताता हूँ कि नहीं, डकैतों वाले पे इसलिए मैं आपको रोक रहा था, जी इसलिए जी जैसे आप कह रहे हैं कि सरकारें चाहती थी कि डकैत खत्म हो जाए। देखने पे ये लगता है कि सरकारें कई बार नहीं चाहती थी कि डकैत इसलिए खत्म हो जाए कि डकैत जिसके पक्ष में एक बार ऐलान कर देते थे, बिल्कुल गांव के लोग डर की वजह से उधर वोटिंग करते थे, बिल्कुल और वही डकैत चाहे ददुआ हो, बलखड़िया हो, ये सब सरकारें बनाते बिगाड़ते थे, हाँ और तभी ये बाद में सत्ता में भी तो रहे। बिल्कुल। बहुत सारे डकैत समाजवादी पार्टी, खास तौर ददुआ से का मंदिर तक बन ये गया। बांदा और चित्रकूट इलाके में ये समस्या काफी दिन तक चली कि ददुआ जिसके तरफ कह दे कि इसको वोट देना है, उसी कैंडिडेट को आप पूरा गांव वोट देगा, और अगर शंका हो जाए उसको कि ये वोट नहीं देंगे तो वो ऐलान कर देगा कि तुमको वोट देने नहीं जाना है। और उसके कारण काफी दिन तक, दोनों बात कहूंगा, वो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते थे, कुछ मजबूरी भी हो जाती थी, स्वयं भी डरते थे कि मैं अगर नहीं मानूंगा तो मुझे ही ना मार दे, और दूसरी तरफ अगर उस एरिया में रहना है तो उनका ध्यान रखना है, तो सिफारिशें भी करते थे। अब ये जरूर है, मुझे हम लोगों के लेवल पर नहीं सिफारिश करते थे, थाने पर लेवल पर, दरोगा के लेवल पर, सिपाही के लेवल पर इनको छोड़ देना, खबर कर देना, बता देना कि जब पुलिस आवे। तो इसी कारण ये होता था कि हम लोग पहुंचते थे उसके पहले ही उनको खबर लग जाती थी कि पुलिस आ रही है, और वो हमारे ही थानों में, चौकियों में, चाहे तो कहिए कुछ पैसा ले दे करके, चाहे कुछ डरा कर, क्योंकि ज्यादातर आसपास के जिलों के रहने वाले थे पुलिस के लोग भी। आप गांव के लोगों को मुखबिर बनाते थे और डकैत हाँ, आके हमारे पुलिस सिपाहियों के को मुखबिर मुखबिर आते। बना लेते हाँ, थे बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या बहुत गंभीर थी। और इसके बाद लेकिन फिर हम लोग भी उसके अलग टास्क फोर्स बनाते थे, अलग स्पेशल टास्क फोर्स बनाते थे कि जो वहाँ की लोकल पुलिस को नहीं रखा जाएगा, वहाँ लोकल थाने को ही पता नहीं रहेगा, बाहर के लोग आएंगे, वो वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर बाहर की चुनौतियां ये होती होंगी, जैसे मान लीजिए कि आप रायबरेली के रहने वाले हैं, आपकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई, और आपको जब जंगल में पोस्टिंग दी जाएगी, उस तरीके की आपकी ट्रेनिंग भी नहीं रही होगी, आपके जवानों की भी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो तो मुसीबत नहीं, और आती ऐसा होगी। ये अच्छी बात है कि आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग में इतनी चीजें सिखा दी जाती हैं कि कम से कम आपको 200 मीटर तक तैर कर नदी पार करना आना चाहिए। नंबर 2, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए माउंट क्लाइंबिंग और रैपलिंग, पहाड़ से रस्सी लगा के कूदना और पहाड़ों पे चढ़ना, बड़े से बड़े पहाड़ों पर तीखा सीधा चढ़ाई करना, माउंटेनियरिंग जो कहलाती है। फिर घुड़सवारी करना, जंगल में जाना है। बहुत काम आई हम लोगों को कि खाली जंगल में ही नहीं, मुझे तो याद है महाकुंभ मेला में भी पूरा घोड़े की पीठ पर बैठ करके 10-10 घंटे हम लोग घूमते थे, क्योंकि वहां पर भीड़ पर कंट्रोल भी करना है, कहीं ज्यादा प्रेशर ना बन जाए और भीड़ दब ना जाए, लोग मर ना जाए। और दूसरी तरफ गाड़ी खुद चलाना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी आईपीएस ट्रेनिंग में। कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जहां इमरजेंसी पड़े आप चला सको। फिर जंगल ट्रेनिंग दी जाती थी कि जहां जरूरत पड़े आप जंगल में ही रात में रह सकें और पेड़ पौधे से पत्ते तोड़कर खा सकें, उसी पर जीवन यापन कर सकें अगर भटक जाएं। इसी तरह दलदल में या जंगल के बरसात के सीजन में कैसे गुजारा होगा, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती थी। हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान भी छोड़ दिया जाता था जंगल में कि अब आपको 24 घंटे कोई खाना नहीं मिलेगा, ड्राई राशन लेकर जाइए, चबेना लेके जाइए, चाहे कुछ सूखा खाना लेके जाइए और उसी पे रहिए और वहीं नहाइए, वहीं खाइए, वहीं कोई कपड़े नहीं मिलेंगे, बैग अपना ले जाइए जो ले जाना है। मतलब वो सख्त ट्रेनिंग ही थी कि आप लोग जंगल में। हाँ, ये इतना सख्त बना दिया जाता है अधिकारियों को। ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग सिखाई जाती है, सब तरह की, राइफल की, रिवॉल्वर की, स्टेन गन की, कार्बाइन की सब तरह की ट्रेनिंग, यहाँ तक कि मोर्टार की ट्रेनिंग। और बड़ी काम आई हमको, कई बार ऐसे जरूरत पड़ी कि बदमाश घर में छिपे हुए, मालूम है किस घर में बदमाश है, और नहीं अगर करीब जाओगे तो गोली मार देंगे, तो ऊपर से बम लॉन्च करना, मोर्टार, 2 इंच मोर्टार, 3 इंच मोर्टार, ट्रेनिंग दी गई थी मऊ इंदौर के जंगलों में। फिर हम लोगों को नागालैंड भेजा गया था यही करने के लिए, जंगलों में रह करके आतंकवादियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कैसे उनको
काबू किया जाएगा, कैसे। और ये सिद्धांत हरदम याद रखना होता है कि कम से कम लोगों को मारना है, उनको कोशिश करना है कि पकड़कर अदालत के सामने पेश करना है। सच बात यह है कि उसका भी बहुत फायदा बदमाशों को मिलता था कि हम लोग पेश कर देते थे तो वो फिर अदालत से जमानत करा लेते थे और जमानत करके फिर क्राइम करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे ये बात और समस्या बढ़ती गई। तब फिर वो जमाना आया कि जैसे आजकल आप सुनते हैं, मैं वही पूछने वाला कि था हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर का जमाना आया। शुरू शुरू में होता था कि केवल जब सामने सामने गोलियां चलेंगी तभी बदमाश मारे जाएंगे, तभी पुलिस मरेगी। आपको याद होगा भी, गोरखपुर में मैं तैनात था 2001 में, डीआईजी था। 2099, 2000, 2001 डीआईजी बस्ती, डीआईजी गोरखपुर। तो शहाबुद्दीन नाम का एक माफिया, बिहार का, सिवान का, बहुत चर्चित नाम था। बिहार में उसकी बड़ी तूती बोलती थी, सांसद थे उससे। यहाँ तक मुख्यमंत्री लालू यादव जी थे, मुख्यमंत्री जी उसकी मदद करते थे, क्योंकि वो चुनाव जीतने में मदद करता था। साल 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन पाए, इसलिए 50 विधायकों को होटल में बंदूक के बल पे कब्जा करने में भी मदद करता था। बहुत मतलब राजनीतिक वो पार्टी में था, राजद में सांसद हो गया था। और अत्याचार इतना ज्यादा कि वो, आपने सुना होगा, जेएनयू का कोई प्रेसिडेंट रह चुका था, उसको एसिड में नहलाकर मार डाला। एरिया भर में गाड़ियां उठवा लेता था। उनको गोली मारी गई थी, एसिड में नहला के मारा गया था। दो लड़के थे, एक जने थे जो गवाह थे, उनके 2 बच्चों के एसिड से। नेपाल बॉर्डर से तस्करी होती थी, बक्सों में भर के करेंसी आती थी, पूरा ड्रग का रैकेट चलता था। ऐसा आतंक का राज्य था। मैं गोरखपुर तैनात हुआ तो वहां खबर आती थी कि गाड़ियां उठा ले जाते हैं और कहते हैं कि आधा पैसा दे जाओ और गाड़ी वापस ले जाओ, खुला खड़ी गाड़ी। और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही सीवान जिले में कि वो उनसे गाड़ी छुड़वा सके। तो मुझे खबर मिली तो मैंने कहा कि ये तो बहुत खराब बात है। मीटिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पुलिस से मीटिंग करेंगे और ठीक करेंगे इस बात को। गए तो वहाँ पता लगा कि एसपी साहब और डीएम साहब को ही उन्होंने घेर लिया और घेर करके बंधक बना लिया। हमारे पास फोन आया कि जान बचाइए, हमारी अपनी फोर्स लेकर आइए। तो मैं गया तो वहाँ 12 बजे से 4 बजे तक दिन में गोलियां चली, आमने सामने। सिवान में यूपी पुलिस के साथ गोलियां चलाई पड़ी। हम गए थे मीटिंग के लिए, मीटिंग करना अलाउ है, सुरक्षा के लिए असलहे ले गए थे। उन्होंने कहा मीटिंग तो बाद में होगी, हमारी जान बचाइए। प्रतापपुर एक जगह थी, गांव था जहां शहाबुद्दीन का गांव था, वहां उन्हीं की गाड़ी, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हम तो ट्रेन से गए थे मीटिंग के लिए। उन्हीं की गाड़ी एसपी साहब ने भेजा, उसी गाड़ी से गए तो सामने सामने 12 बजे से 4 बजे तक आमने सामने खूब गोलियां चली, सैकड़ों राउंड गोलियां। और अंत में जो लोग, हम लोगों की भी ट्रेनिंग अच्छी थी, जहां कोई दिखाई पड़ता था छत से मार रहे थे गोलियां, उसी गोली का जवाब जो गोली से देते थे तो 9 बदमाश, छठे बदमाश बिहार के गुंडे जो वहां शूटर पले हुए थे, वो 9 शूटर मार डाला हम लोगों ने। और वो सब मारे गए। जब लड़ाई खत्म हुई, वो सब मारे गए तो उसके बाद छत पे चढ़ के देखा तो वहां 9 लाशें पड़ी हुई थी। तस्दीक किया कि कहने लगे तो बिहार के सब नामी गुंडे हैं। हिल गई बिहार की पूरी व्यवस्था। वहां से चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस को लालू यादव जी ने तुरंत भेजा, जाओ मेरे दोस्त के यहाँ, मेरे सांसद के यहाँ पुलिस, यूपी पुलिस कैसे आ गई। वो गुस्सा हुए, उन्होंने जांच ऑर्डर कर दी, कैसे आए। हम लोगों ने जवाब दिया, न्यायिक जांच हुई, पटना गए हम लोग, 2-3 बार गवाही हुई, 4-5 साल जांच चली। हम लोगों ने कहा कि इन्होंने हमको जैसे ही पहुंचे तो गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो अपनी जान की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और फिर गोली चलेगी तो हमारा तो धर्म है कि हाँ बचाएं हम। वहां के एसपी डीएम को इन्होंने बंधक बनाया हुआ था, एक सिपाही को मार डाला था, एक जिप्सी में आग लगा दी थी। और लाइव इनकाउंटर पूरा हुआ, पूरा रिकॉर्ड हो गया तमाम। उसमें बाद में प्रेस मीडिया के लोग आ गए, पता नहीं किसने रिकॉर्ड कर लिया था, किसी ने पूरी फायरिंग को। अंत में सरकार बदली वहां की और वो जांच बंद हुई और नीतीश बाबू वहां के चीफ मिनिस्टर हो गए। तो इस प्रकार के कई प्रकरण जीवन में आए, जब आमने सामने बस पूरी कार हमारी गोलियों से छलनी हो गई और हम लोग उतर करके उसी कार के नीचे छिप करके फायरिंग करते रहे 4 घंटा। और इसी प्रकार चित्रकूट में, बांदा में फायरिंग के दर्जनों प्रकरण हुए।
इटावा में करीब 100 बदमाशों के इनकाउंटर मेरे कार्यकाल में हुए। 100 बदमाश मारे गए। और हर बार, लेकिन ये हम लोग निश्चित करते थे कि एक भी निरपराध व्यक्ति को खरोंच न लगे। नंबर 2, एक भी आदमी गलत न मार दिया जाए कि कोई पैसा लेके मार दे किसी को, या कोई आदमी बीच में आ जाए। नहीं, प्लान करके, मतलब पर्सनल स्कोर सेटल ना हो पाए। अब आप पूछेंगे कि कैसे ऐसे पक्का करते थे कि वही मरे। हाँ। जो हमारी लिस्ट बनाते थे कि जिसके ऊपर 24 से ज्यादा घटनाओं के मुकदमे दर्ज हों, 2 दर्जन से ज्यादा मर्डर, डकैती, रेप, अपहरण, जो ये heinous सब crime दर्ज वाले हों, हों। हीनस क्राइम वाले, उनकी लिस्ट पहले बनाते थे। लिस्ट सबकी मेज पे रखी रहती थी हर पुलिस के थाने में। इनको मारना है, फरार हैं, इनाम घोषित है, ये 24 हैं, इन 24 को इस समय मारना है, जहां मिले, मतलब जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। और उसके बाद मुखबिर लगाए जाते थे, तरह तरह की टेक्निक, शराब मंगाकर नींद की गोलियां उसे मिलाते थे, और आप ही लोग भिजवा देते थे उसको। और उसको मुखबिर के माध्यम से डाकों के बाद भिजवा देते थे, लो दारू पियो। और जब दारू पी लेते थे तब घेर लेते थे जा गिरफ्तारी के लिए। तो वो अर्ध बेहोशी हालत में, अर्ध निद्रा की हालत में गोलियां चलाते थे बीहड़ के डाकों को। फिर कई बार हुआ जिस घर में डकैती का खबर डाली गई, हमारे आदमी ने उनको जाकर प्रेरित किया, फला जगह चलो डकैती डालनी है, बहुत माल मिलेगा। और वहां पहले से वहां छत पर आकर के पुलिस बैठी हुई है। रात में 12-1 बजे डाकू आए चारों तरफ से और फायरिंग शुरू हो गई। तो 8-10 मारे गए, बाकी कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हुए। इस तरह करके, क्योंकि बड़ी बीहड़ समस्या थी, बड़ी विचित्र समस्या, सैकड़ों, मतलब चित्रकूट वगैरह का तो ये हाल था, 2 मरे 2 और पैदा हुए। डाकू बनना जैसे रिवाज हो गया था, वो लोग रंगदारी समझते थे उसको, रंगबाजी कि, और कहते क्या थे, हम लोग बागी हैं, गांव में बड़ा सम्मान, अरे पुलिस से लड़ते हैं, बहादुर हैं। इसीलिए पान सिंह तोमर का वो डायलॉग आया था। हाँ, इसी, मतलब सामने से मुझे याद है उस समय तहसीलदार सिंह नामक समर्पण किया हुआ डाकू हमारे पास इटावा में मिलने आया। उसने कहा कि हम अब पुलिस की मदद करेंगे। और काफी लोगों को, आपने नाम सुना होगा, सीमा परिहार, निर्भय गुजर, लाला राम, छवि राम, ये सारे डाकुओं को उस समय एक्चुअल, मतलब मुझे मौका मिला कि फूलन देवी के घर जाकर तलाशी लेनी है, कहाँ भागी हुई है। लाला राम, छवि राम के घरों में उनके रिश्तेदारों को पकड़े पूछताछ कराओ, सबसे पूछताछ हो रही है, कहाँ है लाला राम। जबकि वो नृशंस हत्याएं करते थे, वो दोनों नृशंस हत्याएं करते थे। और जरा से खबर लिख जाए पुलिस का मुखबिर है तो उसको मार देते थे। तो लेकिन इतना दबाव हम लोग फिर बनाते थे उनके सारे मददगारों को, सारे रिश्तेदारों को, सारे की छोड़ना नहीं है। तो सबसे मुश्किल डकैत कौन रहा आपके लिए? अब मैंने अभी एक तो बताया कि इतना माफियों में तो सबसे शहाबुद्दीन का नाम आपने सुना ही होगा। अतीक के यहाँ तो मेरी पोस्टिंग हुई, तो अतीक शायद आपने सुना होगा, सन 86 में मैं उस एरिया में तैनात हुआ इलाहाबाद में, और वहाँ दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा। मालूम हुआ अतीक ने दंगा कराया है। जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई थोड़े ही दिन बाद दंगा हो गया। वहाँ एरिया है सिवाई मंडी, नखास कोना, चौक, तो उसी एरिया में हुआ दंगा। और जैसे ही हम लोग खबर मिली भागे, तो मालूम था उनको, मालूम हुआ अतीक तो अभी 1 घंटे पहले भाग गया है, पता लगाया जाए। कसारी मसारी और गांव में तलाशी हुई, सब घरों घरों में तलाशी कराई गई, कहाँ है अतीक, कहाँ। शाम तक होते होते खबर मिली, वो तो बम्बई भाग गया। और फिर जब तक हम वहां तैनात रहे, बम्बई से कभी वो लौटा ही नहीं। मतलब इतना उसको भी मालूम था लौटेंगे तो मार दिए जाएंगे। और इसी तरह एक ये भी कहानी चलती है कि पुलिस को एक बार अतीक ने एक बार पुलिस ने मतलब अतीक को उठा लिया था। पुलिस एनकाउंटर करने वाली थी अतीक अहमद का, और एक बड़े सांसद का, कांग्रेस के सांसद का फोन गया और वो बच गए। कहा यह जाता है कि सलीम सेठवानी ने बचा लिया था। संभव है। ये आपके वक्त की घटना नहीं, मेरे समय में ऐसी घटना नहीं हुई। हो सकता है कभी हुई। जानते हैं क्या, जब वो पार्टी जिसका वो समर्थन करने लगते थे, ये डाकू लोग, माफिया लोग जिसका वो समर्थन करते थे, चुनाव जितवाने मदद करते थे, तो वो जब पावर में आ जाती थी पार्टी, जैसे आपने सुना होगा अतीक अहमद कई बार सांसद रहे, अपना दल से रहे,
और उन्होंने समाजवादी सपा पार्टी से को भी कई बार समर्थन किया, बसपा को भी कई बार समर्थन किया। तो जब वो पार्टी यानी उनके दोस्त लोग जब पावर में आ जाते थे सरकार में, तो उनका प्रभाव बढ़ जाता था। जारी जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर जनरल पुलिस से कहें या एसएसपी से कहें, वो नीचे के लेवल पर इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज या था उस एरिया के सब इंस्पेक्टर, उनको किसी को मिला लेते थे और मिला करके उनको कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे आदमी रहो, हम तुमको एक तरह से लालच देकर, डर करके, डरा कर बना लेते थे दोस्ती, और उसका फायदा उठाते थे। तो पुलिस के लिए कठिन हो जाता था जब ये लोग पावर में आ जाते थे। लेकिन पुलिस का भी मैंने अनुभव देखा कि वो भी इंतजार करते थे, जैसे ही पावर में वो आदमी हटे तो उसके आदमियों को उन्होंने कहा अब ये मौका है इनके बदमाशों को साफ करने का। और एक सिद्धांत हम लोग रखते थे कि फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए, यानी कि जो दुष्ट हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, सताते हैं, रेपिस्ट हैं, डाकू, इनको कोई रियायत नहीं दूर दूर तक, और जो बाकी भले आदमी हैं उनके लिए फूल से भी कोमल। ये ना पता लगे कि ये पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसा लगे कि हमारे साथी हैं, हमारे बराबर बैठे हुए हैं, दोस्त हैं। हम इस पे आएंगे, आपकी ये इस बात पे हम आएंगे, लेकिन लौटते हैं अभी अतीक अहमद पे ही। अतीक अहमद ने जिस दौर में, चूंकि आप 86 की बात कर रहे हैं, 86 का दौर वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी। जनता दल और कांग्रेस ही आपस में लड़ते रहते थे। जनता दल की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की ही सरकार थी। और यही वो दौर है जब अतीक अहमद का उभार होता है। चांद बाबा नामक एक आदमी को मारकर, पिता तो तांगा चलाते थे, चांद बाबा को मार करके अतीक अहमद को उभार, उस एरिया के दादागिरी बन गए। तो मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जितनी तोहमत अतीक अहमद पे के लिए ये लगाई जाती है कि समाजवादी पार्टी का संरक्षण, अखिलेश यादव, मुलायम, बहुत सारी बातें की जाती हैं, शुरुआती संरक्षण तो किसी और का ही रहा है, तभी तो ये उभरे, कांग्रेस के नेता ही तो संरक्षण दिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने ये महसूस किया कि एक परिवर्तनों का दौर इसमें भी चला। शुरू में कुछ छिप करके डाकू लोग, माफिया लोग आते थे पीछे के रास्ते से, और माननीय जी लोगों से पीछे से मिलकर पांव छू करके और आशीर्वाद मांगते थे कि हमका बचाए रहना। और माननीय जी भी लोग ये सोच कर कि कभी काम आ सकता है, ये गुंडा है, बदमाश है एरिया में, कभी कोई जरूरत पड़े, कोई हमको परेशान करे तो उसके लिए मदद कर सकता है। ये भी तो था वो कि लोग आशीर्वाद दे देते। ईवीएम नहीं थी तो बूथ लूटने में भी मदद करेगा थोड़ी। कि अगर कहीं हार हो रही हो कोई, अब दोनों बात थी कि कुछ के मन में था कि बूथ लूटने में मदद कर देगा, कुछ के मन में था कि हमारी बूथ लूट रही होगी तो बचाने में मदद कर देगा। दोनों बात थी। फिर एक दौर आया कि जब डाकुओं को ये लगने लगा कि जब हम ही इनको जिताते हैं तो हम ही क्यों न चुनाव जीत करके माननीय बन जाए। तो ये आपने देखा उस दौर में एक पूरा अपराधियों का नेक्सस। मुझे याद आता है कि सन 91 में गोंडा में तैनात हुआ, एसपी गोंडा, तो मुन्नन खां, एक पूरे जिले में आतंक कि मुन्नन खां बड़ा माफिया है, मरवा देता है, गायब करा देता है। जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई, पता नहीं क्या संयोग था कि मुन्नन खां गायब हो गए। अब मैं मुन्नन खां के आदमियों को पकड़ा, उनको, उनके साथियों को पकड़ा, उनको जेल भेजा गया, कार्रवाई हुई, लेकिन मुन्नन खां फिर कभी, जब तक मैं वहां एसपी रहा, आए ही नहीं। वो कहे बंबई भाग गया। अब बंबई में भी छिप करके, जगह बदल करके, ऐसा पता ही नहीं लगता था। बंबई बड़ा शहर, और बाकी आपके जुरिडिक्शन के बाहर भी हो जाता था। बाहर भी, अब कब तक हम अपनी पुलिस वहां डाले रखेंगे। तो इसी तरह मुझे याद है कि गोरखपुर, जब वहां मैं तैनात हुआ तो नाम आया कि वो श्री प्रकाश शुक्ला है, गिरोह है, और वो तो वहां सारे लोगों को उनके पकड़ करके, पूछताछ करके, कहाँ है करके, और छापा मारो, तलाशी लो, कुर्की करो, और उसके बाद वो सब काम हुआ। लेकिन एक वो तब तक ये डाकुओं का ये काल शुरू हो गया। मुझे वो फोन नंबर मिल गया जिस पर श्री प्रकाश शुक्ला की कोई लेडी दोस्त थी, तो लेडी दोस्त को फोन करता था, और वो फोन नंबर मिल गया, और उस नंबर पर सर्वेलांस शुरू हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है। संयोग से उसी में एक दिन उसने बोल दिया कि मैं रांची जाऊंगा, और फलानी तारीख को जाऊंगा, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ूंगा। और वहीं पर खबर हो गई, और वहां पर पुलिस ने रास्ते में घेर लिया और घेर के एनकाउंटर कर दिया। उस टीम में आप भी थे क्या, श्री प्रकाश शुक्ला वाली? नहीं, मैं
गोरखपुर तैनात अच्छा, था। आपकी तैनाती गोरखपुर में थी? तो मेरी और लाइजन थी। हाँ, खबर, हाँ, आपकी और एसटीएफ की पूरी टीम थी मतलब? बिल्कुल। मैं वहां नहीं था, मैं यहाँ से मौके पे नहीं थे आप? हाँ, इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम मैंने किया कि कहाँ क्या होना है, कब, वो पार्ट मेरे पास था। और इसी तरह पूरे जीवन में किस्से तो बहुत हैं, एक दो नहीं सैकड़ों किस्से हैं। 36 साल की सर्विस में बिल्कुल है। रोज एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि हाँ सही में ये फक्कड़ बाबा और ये निर्भय गुजर ये मेरे घर पे अटैक कर देंगे, क्योंकि मतलब नकद धमकी देते थे आपको? हाँ हाँ, धमकी देते थे कि मार डालेंगे तो उसी समय मुझे खबर आई ऊपर से शासन से कि आप तुरंत अपने घर पर, उन लोगों को पता लग गया कहीं से उनकी, अपने घर पर तुरंत कुछ सुरक्षा के इंतजाम कर दीजिए। तो किया गया। फिर उसके बाद इनकाउंटर हुआ, मारे गए और उसके बाद शांति हुई। एक माफिया और बड़ा नाम सुनने में आता है, बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का माफिया। बनारस में भी आपकी पोस्टिंग रही? बनारस में उस समय मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, ये तीन नाम बहुत चर्चित नाम थे। और मुझे याद है कि मुन्ना बजरंगी का भी कई बार यही हाल होता था कि उसके घर में जौनपुर और वहाँ बनारस कई जगह छापेमारी, उसके रिश्तेदारों, उसके जानकारों, उसके मददगारों सब पकड़ पकड़ के पुलिस से पूछताछ की हम लोग। लेकिन आप लोग फोटो नहीं खोज पाए थे उसकी? और मुन्ना बजरंगी की वो उसका भी यही हाल होता था कि वो बंबई भाग गया और बंबई में छिप करके, दिल्ली बंबई वहां रहता था, वहां से बदमाशों के साथ मिल करके फिरौती का अपहरण कराने की शिकायत रहती थी। लगातार उन पर कार्रवाई होती रही और उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में मुन्ना बजरंगी तो बाद में आपने सुना होगा कि वो मेरठ जेल में मारा गया, जेल में मारा गया। और लखनऊ का मुझे याद है उस समय सूरजपाल यादव, उसने दिन दहाड़े एक मंत्री जी लक्ष्मी नारायण यादव के कैबिनेट मंत्री के घर में 12 बजे घुस के गोली मार दी। सोचिए, यूपी के इतिहास में शायद इस तरह की पहली घटना थी कि कैबिनेट मंत्री को घर में गोली मार दी गई। और तब मैं फर्रुखाबाद एसएसपी था, तो मुझे फोन गया कि नहीं, अब आपको लखनऊ में पुलिस एसपी बनना है, एसएसपी लखनऊ। और आते ही फिर सूरजपाल को हम लोगों ने पता लगाया, लेकिन वो इतना चालाक कि जैसे ही पकड़ा गया उसको, उसने अपना सिर फोड़ा, सबूत बनाया कि हम जिंदा थे, पुलिस ने जिंदा पकड़ा है, ताकि अगर मारा जाए तो ये सवाल है कि चोट के निशान, मेडिकल में चोट के निशान पहले से हैं, तो फिर जांच बैठ जाए पुलिस वालों पे, तो जांच बैठ जाए। अंत में गिरफ्तार करके हजरतगंज में हम लोगों ने उसको हथकड़ी लगा करके, उस समय हथकड़ी अलाउ थी, तो हथकड़ी लगा करके उसको परेड कराई और जमीन में लेट करके उसने शहर से चिल्ला चिल्ला के माफी मांगी कि अब हम कोई क्राइम नहीं करेंगे, हमको लखनऊ की जनता माफ करे। मकसद था कि खौफ, बदमाशों का खौफ जनता से खत्म हो। गोली मार देंगे, खत्म हो जाएगा, दोबारा कोई दूसरा पैदा हो जाएगा। बाद में उसका फिर इनकाउंटर, जेल से छूटने के बाद फिर वो देहरादून में उसका इनकाउंटर हुआ। लेकिन खौफ टूट गया जैसे ही ये इस तरह से वो सारे गिरफ्तार हो गए, माफी मांगने लगे, रोने लगे, तो खौफ टूट गया। यही मकसद होता था कि जनता को सुकून देना है, बाकी एक दो आदमी गोली मार देने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हम बनारस की बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपके दौर में 3 बड़े नाम हुआ करते थे। ब्रजेश सिंह का नाम होता था, मुख्तार अंसारी का नाम होता था और मुन्ना बजरंगी का नाम होता था। मुन्ना बजरंगी का नाम, जो जितना मैं समझ पाता हूँ कि मुन्ना बजरंगी एक शार्प शूटर था। हाँ। वो हत्याएं करता था किराए पैसे के लिए। हाँ। किसी भी टीम से जाकर के वो हत्या कर देता था। ये ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत लंबी अदावत थी, जो कि गोरखपुर से चली आ रही थी। आपके दौर में ब्रजेश सिंह कभी मिले नहीं? ब्रजेश सिंह का भी वही हाल हुआ कि हमको याद है कि ब्रजेश सिंह का जहां जहां वो कटफोरी कोई गांव था, कुछ आसपास रिश्तेदारियां थी, वहां छापे मारे गए, वहां तलाशियां हुई, रिश्तेदारों को पकड़ा गया, पूछा गया, कुर्की हुई, लेकिन ब्रजेश सिंह का कहीं पता ही नहीं लगा जैसे वो गायब, विलुप्त। पता लगा कि शायद उड़ीसा में कहीं छिपे हुए थे। तो वो बाद में फिर समय बदला, वो गिरफ्तार होकर जेल गए, फिर वो जमानत हुई। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण रहा कि फिर वो टर्न हो गए कि धीरे धीरे उनको भी क्राइम की दुनिया छोड़कर, जमानत कराकर अब वो करीब करीब नॉर्मल राजनीतिक काम में आ गए। तो राजनीतिक काम में ही कहाँ आ गए, वो तो उस पार्टी में शामिल होने की बात हो रही है
जो पार्टी विद द डिफरेंस है, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी में तक भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हुए, लेकिन देखिए अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन तो साफ साफ दिख ही रहा अब है। वो ऐसा काम है तो कि उसमें मैं आप बस किसी को आपसे- रोक नहीं सकते। आपसे ये समझना था, फिर तो आपकी जो पूरी मेहनत थी ब्रजेश सिंह के खिलाफ, उस समय जो आपने पूरा एक्शन किया होगा, अकेले बैठ कर सोचेंगे तो अफसोस तो होगा ना कि यार मैंने ये अपराधी था जिसके खिलाफ मैंने गांव गांव छापेमारी की, और आज मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं उसी पार्टी में ये भी आने जा रहा है। अब यही बता रहा हूं आपको कि मेरी जानकारी के अनुसार फिर वो धीरे धीरे अभी भी, मतलब इस पर तो कोई आप रोक लगा नहीं सकते कि मैं पार्टी का समर्थन करता हूं, बाहर हूं लेकिन समर्थन करता हूं। और ये ऐसी घटनाएं कई बार हुई, बीजेपी के साथ भी कई बार हुई कि किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि मुख्य उसका लक्ष्य ये है कि वो चाहता है कि अब मेरी छवि बदले, अब मैं अच्छा माना जाऊं और साथ में सुरक्षा मिल जाए मुझे, मैं मारा ना जाऊं। तो कई तो आपने सुना होगा किससे कि लोग जेल चले जाते हैं, जमानत कटा के जेल चले जाते हैं कि मुझे ना मारा जाए, मैंने जो कुछ किया है मैं अदालत में निपटूंगा, मुझे लेकिन इनकाउंटर ना किया जाए। और उसी रणनीति के तहत ऐसे कई अपराधी हैं जो बाद में कोशिश करते हैं कि हम कानून के संरक्षण में गवाहों को मिलाकर तोड़कर बच जाएं। जब मैं डीजी अभियोजन हुआ तो मुझे कई ऐसे अनुभव हुए, एक दो नहीं 20-25 अनुभव ऐसे हुए। पश्चिमी यूपी का यह हाल था कि जो मेरठ के और नोएडा के बीच वसूली करने वाले कई गिरोह सक्रिय थे, लेकिन बाद में वो कोशिश खुद किए कि आपस में इतना बढ़ गई रंजिश कि उनको लगा मार देंगे लोग, दूसरा गिरोह मार देगा, तो वो जेल चले जाते थे और जेल से रहकर बाहर उनकी जमानत भी हो गई तो नहीं निकलते थे, और वहां से रह करके अपने मुकदमे ठीक कराना, गवाहों को कुछ डराना कुछ। तो एज डीजी प्रोसिक्यूशन मुझे याद है कि तमाम गवाहों को हमको सुरक्षा जिला पुलिस से कहकर दिलानी पड़ी कि नहीं तो ये गवाह मार दिया जाएगा, इसका पहले से ही रिकॉर्ड करा दो बयान, ताकि मारा भी जाए तो सजा हो जाए। इस तरह की घटनाएं, तो पुलिस का और अपराधियों का ये खेल चलता रहता है कि पुलिस रोकने की कोशिश करती रहती है और बदमाश अपराधी जो होते हैं वो बचने का कोई ना कोई नया लूप होल निकालते रहते हैं, क्योंकि मैं और कानूनी दांव पेच में पुलिस को मात देने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे बहुत सारी घटनाएं याद है जिसमें वो जज साहब को किसी वकील के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास। अब जज साहब भी आदमी ही है, वो भी, उनको भी आपने सुना होगा कि एक जज साहब का केस हुआ नोएडा में कि एक बदमाश ने पहले भारी मात्रा में उनको किसी के माध्यम से पैसे का लालच दिया, वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने कहा ठीक है, उसको माफ कर दिया और वो पैसे पहुंच गए। उसके बाद वो बदमाश उनके घर पहुंच गया नोएडा जब रिटायर हुए, और नोएडा के हमारे पैसे सारे वापस करो, और वो उनको डरा करके हमारे पैसे ले आया। देखिए कैसे, मतलब ये घटनाएं पुलिस के साथ, अपराधियों के साथ, ये आप इसको देखेंगे तो पुलिस वर्क इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस रिगार्ड। बहुत रुचिकर काम है कि उसमें आपको बीच में तवाइफें भी मिलेंगी जो बदमाशों की मददगार हैं, जानकारी रखती हैं, उसमें बीच में दारू वाले भी मिलेंगे जहां बदमाश ठेके में दारू पीने जाते हैं और वहां के वो पुलिस को खबर दे देते हैं। फिर वहां बीच में आपको जुए के अड्डे और जो नाजायज काम करने, दवाई, ये ड्रग बेचने वाले, ये भी पुलिस के इन्फॉर्मर मिलेंगे इस लालच में कि पुलिस हमको छोड़े रहे, लेकिन पुलिस भी उनका उपयोग करती है। अब दिक्कत ये होती है अगर पुलिस ना उपयोग करे, खबर बदमाशी कौन देगा? वही देगा जिसके पास कुछ खबर है, जो बदमाश है वही खबर भी देगा, वही उसका जानकार है। या कई बार पुराने अपराधी वो पुलिस को खबर देते हैं कि अच्छा ये नया रंगबाज निकला है, इसको साले को डाउन कराना है, तो वो पुलिस से खबर कर देते हैं और पुलिस उन्हीं आदमियों का इस्तेमाल करके फिर इन बदमाशों को गिरफ्तार करती है, या अगर वो इनकाउंटर की नौबत आती है तो इनकाउंटर करती है। ब्रजेश सिंह का भी केस कुछ वैसा ही है क्या कि पुलिस ने मदद ली है? बताया तो नहीं, ऐसा नहीं। ब्रजेश सिंह का केस तो ऐसा था कि फरार रहा, लंबे समय तक फरार रहा, क्योंकि और धीरे तो कंठी माला पहनने लगे हैं, रामनामी ओढ़ने लगे हैं। समय होता है, बहुत से आपने देखा, आप अयोध्या चले जाइए, मथुरा चले जाइए, आप देखेंगे बहुत से बिहार के फरार अपराधी वहां आ करके और मंदिरों में भजन पूजन कर रहे हैं। पहले तो आए थे छिपने के लिए कि वहां बिहार पुलिस न मारे न पकड़े,
यहाँ अयोध्या चले चलो और मंदिर में शरण में जय राम जी करने लगो। बाद में होता क्या, उस माहौल में रहते रहते सचमुच वो राममय होने लगते हैं। मनुष्य परिवर्तनशील है, स्वभाव बदलता है, जो लगातार वातावरण बदलता है। तो बाद में पता लगा वो किसी बड़े मंदिर के महंत हो गए। तो ये होता रहता है इस तरह की, अपराधी भी परिवर्तित होते हैं। और एक और बात भी है कि आखिर अंततः समाज का लक्ष्य क्या है। मैं तो इस पर बहुत काम करता हूं मुझे कि अंततः पुलिस का भी लक्ष्य, कारागार का भी लक्ष्य होना चाहिए कि अपराधियों का सुधार। मार देना, मानो आखिर वो भी कोई बच्चा था, बड़ा हुआ, गलत सोहबत में क्रिमिनल बन गया, तो हमारे एक अच्छे सभ्य समाज का काम ये होना चाहिए कि उसको ठीक करो। मैंने तो इस पर रिसर्च की कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं, कौन कौन सी आयुर्वेदिक, कौन कौन सी एलोपैथिक दवाएं खिलाकर अपराधियों को बदला जा सकता है, उनकी हिंसा, उनकी कामुकता कम की जा सकती है, जिससे वो समाज के लिए प्रॉब्लम ना बने, उनके ग्रीड, लालच का लेवल कम किया जा सकता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि अब हो गया है कि कारागार एवं सुधार सेवाएं, कि कारावास में इसलिए लाए जाएं कि उनको समझा बुझा कर, दवाई करके, इलाज करके, ठीक करके वापस समाज में स्थापित किया जाए। ये अच्छा सभ्य समाज होगा। अब हमें चाहिए यही, मैं भी यही मानता हूं कि वो जमाना बीत गया कि चंबल के बीहड़ों में डाकुओं को मार दो, वो हमको मार दें, हम उनको मार दें। अब होना चाहिए कि हमारे समाज के कोई लड़के बिगड़ गए हैं तो उनको ठीक करके, दवाई करके, इलाज करके, काउंसलिंग करके उनको ठीक किया जाए और एक सभ्य समाज और अच्छा समाज बने। अच्छा, एक आखिरी वो मुख्तार से भी आपकी डायरेक्ट अदावत रही क्या? जब चूंकि आप पुलिस के इस मामले में मेरी डायरेक्ट अदावत कभी इसलिए किसी से नहीं होती थी कि मैं कोई नाजायज, जिसे कह लें नाजायज, सताने का काम कभी नहीं करता था। किसी अपराधी को पकड़कर बेइज्जत करो, उसे अपमानित करो, नहीं। जितना समाज के लिए आवश्यक है कि उसका भौकाल खत्म हो, वो जरूरी है। लेकिन उसको मालूम है कि मेरे दुश्मन नहीं है। मैं उसको कह देता था कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा जो कर्तव्य है समाज की रक्षा का, ईश्वर ने दायित्व दिया है, वो कर रहा हूं। और उनके व्यक्तिगत रूप से वो भी हमको ये न माने कि नहीं हम उनके दुश्मन हैं, ये माने कि हम समाज के रक्षक हैं, उस नाते हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस नाते मुबारक बताया ना मैंने, मुख्तार अंसारी के घर में तलाशी हुई, छापेमारी हुई, कुर्की हुई, लेकिन कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मालूम है कि नहीं हमारी ये नहीं है कि हम इस गैंग के हैं इसलिए हमें इस गैंग को मारना है। मारना भी होगा, अगर गोलियां चलेंगी तो मारेंगे, वो हमको फायर करेंगे तो हम भी फायर जवाब देंगे। लेकिन ये नहीं है कि नहीं हम उसको मिल जाएगा तो पकड़ के मार देंगे, वो नहीं करेंगे। क्या यही सारी अच्छाइयां आपके डीजीपी बनने में भी बाधक रही दोनों ही सरकारों में? जहां तक डीजीपी बनने की बात है तो कई डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं जिनको प्रमोशन एडिशनल डीजी से डीजी में दिया जाता है। उसके बाद एक तरह से वो ये सिलेक्ट करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री का होता है कि जिनको लगता है कि ये मेरे ज्यादा विश्वास के रहेंगे। और स्वाभाविक है, जैसे आप चाहते हैं, जानते हैं कि भाई हमारा जो अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, हमारा मातहत रहे, वो 100% हमारे वफादार रहे। अब इसमें विडंबना क्या होती है कि भारतीय संविधान, भारतीय कानून ये कहता है कि आप कानून से चलिए, हम आपके मातहत हैं, लेकिन आप ये ना उम्मीद करिए कि हम कोई अनुचित अगर आदेश होगा तो भी हम हमारा दुश्मन है इसलिए इसको फंसवा दो, इसको मरवा दो। तुम पुलिस के अधिकारी हो, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी मान लो मुख्तार से है तो अब सब टूट पड़ो। बिल्कुल। तो ये एक आचरण की बात इतने साल की नौकरी में सबको पता लग जाता है कि कौन आउट ऑफ वे काम करेगा और कौन नियम से और समाज की वफादारी करेगा। कानून की वफादारी, समाज को भी तो पुलिस का कर्तव्य है। और अगर हम इस तरह करने लगे तो हम भी एक गैंग बन गए। मैंने हरदम कोशिश की कि गैंग बन के काम नहीं करना है। तो यही कह रहा हूं कि यही खामियाजा आपको अखिलेश सरकार में भुगतना पड़ा? नहीं, भुगतना नहीं पड़ा। वो बताऊं आपको कि एक वरिष्ठता क्रम होता है, तो 3 जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उनमें से एक को डीजी पुलिस बना देते हैं, दूसरे को डीजी
चेयरमैन पुलिस, जैसे मुझे उन्होंने उस समय चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड बना दिया, पुलिस प्रमोशन भर्ती बोर्ड, बराबर की पोस्टें हैं, दोनों का वेतन बराबर है, दोनों की वो रैंक तो सब नाम कुछ एक बराबर है, है। हाँ। तो ये इसी तरह मतलब इतना चॉइस मुख्यमंत्री जी को रहती है कि वो जिसको पर्सनली ये समझें कि हाँ हमारे लिए ज्यादा निष्ठावान रहेगा, उसको कर देते हैं। और बाकी काम सबके बराबर है, वेतन बराबर है, व्यवस्थाएं बराबर हैं। तो इसलिए उसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए। पब्लिक में हो सकता है कि इस तरह की बात हो कि अरे वो ये नहीं, ये पब्लिक में तो बहुत सारी बातें होती हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि वरिष्ठता का क्रम मुख्यमंत्री तोड़ भी देता है कई बार, हाँ, जैसे पहले सुलखान नहीं, सिंह के क्रम में भी बिल्कुल टूटा आपने था। सही कहा, पहले तोड़ देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब आपको 3 जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्हीं में से बनाना है। तो जैसे और क्षेत्रों में समाज के धीरे धीरे प्रशासन में बेहतरी आई है, उसी तरह आप महसूस करेंगे ना कि कैसा एक वो जमाना जब डाकुओं का आतंक और एक आज का जमाना पहले से बहुत बेहतर है। उसी तरह प्रशासन में भी धीरे धीरे नियम और स्पष्ट हो रहे हैं, कायदा कानून से और ज्यादा काम हो रहा है। और जो लोग आउट ऑफ ए काम करते हैं, चाहे तो लालच में करें चाहे डर में करें, तो फिर बाद में वो दिक्कतें होती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े अधिकारियों को कि बड़े जिम्मेदारी का पद मिल गया और बाद जब हटे तो मुकदमा कायम होने की नौबत आ गई। तो वो तभी होता है जब आप आउट ऑफ ए कोई लालच या आउट ऑफ ए डर की बात करें। तो ये करने के फायदे नुकसान है कि तात्कालिक आपको लाभ मिल जाएगा, ये पोस्ट हम आपको हम इंचार्ज बनाए दे रहे हैं आपको, और आप इसको ऐसा ठोक दीजिए, ऐसा कर दीजिए जो वाजिब नहीं है, जो प्रकट में नहीं है। फिर बाद में जब बवाल होगा, जांच होगी, तो फंसेंगे वो, क्योंकि बाकी बात तो जबानी है। मानते तो ये भी है ना पुलिस वाले कि जैसे मान लीजिए आप डीजी रहे हैं, आपके किसी मातहत ने कोई गलती की है, मान लीजिए आपका खास एसएसपी है, उसने आपको कहा ठोक दो, उसने ठोक दिया, जांच बैठेगी तो वो भी तो आप ही के लोग होंगे। इसके बारे में बताऊं कि मैंने हरदम ये ध्यान रखा पूरी करियर में कि ऐसा कोई काम मत करो। हरदम मैं ये नहीं कि अति उत्साह में या नाम कमाने के लिए हम कह दें कि तुम गलत काम करो। मैंने हरदम अपने मातहतों को पहला निर्देश कि अपनी नौकरी, कानून, समाज की मर्यादा का ध्यान रखकर काम करना है, नियंत्रण रखना है, लेकिन ये नहीं करना है कि आवेश में आके उद्वेग में आकर के ऐसा काम कर दो और बाद में फिर सस्पेंड हो, बर्खास्त हो। इसी कारण इतने इनकाउंटर के बावजूद कभी कोई जांच की नौबत या कभी बर्खास्तगी या सस्पेंशन पूरे शरीर में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने जो भी रिपोर्ट लिखी एनकाउंटर की, तो हमेशा ये नहीं लिखा कि 2 बदमाश थे, वो बाइक से भाग रहे थे, पुलिस वाले से मुठभेड़ हुई और उनमें से मारे गए। ये 70% इस समय के एनकाउंटर के लगभग तहरीर यही दर्ज हो रही है। और बताऊं आपको, जहां कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं, फिर बाद में वो उसके घर वाले जो मरता है उसके घर वाले दरखास्त देते हैं और फिर वो एप्लीकेशन में जांच होती है और वो बाहर से अदालत के आदेश से कहीं बाहर से जांच हो जाती है और फिर वो फंस जाते हैं। तमाम आपने देखा होगा कि सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए, विभागीय कार्रवाई हुई। तो मर्यादा का उल्लंघन अगर करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी होगा, लालच में करें चाहे डर में करें। बुलडोजर भी तो मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं? देखिए, अब बुलडोजर की बात हो, अगर आपका कागज पर नियम कायदा से मजबूत है, यानी अगर मकान इलीगल बना है, ठीक है, और परमिशन नहीं है, जमीन किसी और की है, निर्माण किसी और ने करा लिया, नाजायज कब्जा है, तो जब कहीं भी समीक्षा के लिए जाएगा तो कहीं भी वाजिब है। लेकिन अगर कोई इस उत्साह में दुरुपयोग करेगा कि हाँ फलाने के बुलडोजर चला तो हम भी बुलडोजर चला दें, तो फिर वो फंस जाएगा और फंस जा करके और जांच होगी, पड़ताल होगी, तब अदालत में समीक्षा के लिए जाएगा मामला, तब वहां से उसको उसी बात के लिए, आपने सुना होगा कई केस में ये भी तो सुना होगा कि पहले बुलडोजर चला और बाद में फिर उन्हीं पे जुर्माना लगा, उन्हीं पे जांच बैठ गई, फिर वो भाग के हाथ जोड़ते फिर रहे हैं कि अरे साहब गलती हो गई। तो मैं यही सलाह दूंगा अपने साथियों को कि कानून की, न्याय की मर्यादा में रहकर काम करो, और तो ये इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि बहुत सारे उत्साह में बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। जैसे संभल में पिछले दिनों हिंसा हुई थी, देखा होगा, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, सबसे बड़ा नाम सिर्फ एक सर्किल ऑफिसर का हो गया, सीओ अनुज। आनंद पाल शर्मा यूपी के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी,
बंगाल में चुनाव हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, सबसे ज्यादा वायरल हो गए। देखिए, दो बात है, कई बार तो ऐसे वायरल होने में उनका कोई योगदान ऐसा नहीं रहता, चांस की बात है, उन्होंने डांटा, किसी ने फोटो खींच लिया, वीडियो बना लिया और वो वायरल कर दिया, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। वायरल हुआ तात्कालिक, फिर खत्म हो गया। लेकिन वो वाला गड़बड़ होता है कि जब आप कोई नाजायज काम का आदेश करते हैं कि इसको गोली मार दो, अगर मैं आप देख ऐसा लूंगा। कहेंगे तो स्वाभाविक है वो मामला फंसेगा। भाई, उसने गोली चलाई है, आपको गोली लगी है या निकल गई बगल से, घायल हुई आप, तब बगल में आप गोली मार देते हैं तो आपका इनकाउंटर वाजिब है। और अगर आपको फायर नहीं हुआ और आपने उसको पकड़ लिया, पकड़ के खाली इसलिए गोली मार दिया, तो फिर नाजायज है, तो वो फंस जाएगा। चलिए, ये तो बहुत गोली वोली चलाने की बात हो गई, बहुत अधिकारी माफिया और डकैतों की बात हो गई। कैसे चल रही है लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट? रिटायरमेंट लाइफ मेरी तो पहले से जीवन में एक हॉबी रही कि मैंने जो आपको एक सिद्धांत बताया कि वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए, लेकिन फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए। जब अच्छे आदमियों के साधारण जनता गरीबों के बीच बैठे तो उनको ये न लगे कि ये कोई पुलिस है, ऐसा लगे कि हमारे ही साथी हैं। तो उस भावना के तहत मैं तब भी काम करता था। मैंने एक शैली निकाली थी, कोई आया परेशान है, दरखास्त ला के आया, उस पर लिखा और उसको भी हाथ में, खुली बात, उसको हाथ में दे दिया, ये आदेश लेके चले जाओ फलाने पुलिस अधिकारी के पास, बता दो ये काम करा दें, ताकि ये ना हो कि यहाँ हमसे तो लिखा लिया, वहां थाने वाले कह रहे हैं मेरे पास कोई आदेश नहीं आया। आजकल तमाम दफ्तरों की ये शिकायत रहती है कि ऊपर से आदेश हो गया कि न्यायपूर्ण कार्रवाई करो, वो जाते हैं थाने में, तहसील में, वहां होता है नहीं, कोई आदेश ही नहीं आया। क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी उतने संवेदनशील नहीं है जनता की सेवा के लिए। मैं तब भी ये भावना रखता था, अब भी रखता हूं, और उसी तरह अब भी जो भी कोई आ गया उसकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करता हूं कि न्याय हो। न्याय, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी भारी समस्या है। आपने सुना होगा, तमाम लोगों के मकान कब्जा, जमीन कब्जा, परेशान है, कोई सुन नहीं रहा, सिविल मुकदमा चल रहा है, सिविल अदालत 20-20 साल, 30-30 साल, और इसका नुकसान हमारे पूरे समाज को हो रहा है। आपने देखा कि राम मंदिर में 50 साल तक मुकदमा चलता रहा, कितने लोग उस लड़ाई में मारे गए। कभी इस पर विचार करिएगा कि अगर समय से राम मंदिर निर्माण का फैसला हो जाता तो इतने सारे लोग पक्ष से विपक्ष से क्यों मारे जाते? कौन जिम्मेदार है इस अव्यवस्था का? हमारा कानून, हमारी व्यवस्था क्यों हम नहीं तत्परता से कर पाए? अभी भी हमारे तमाम लोग मर जाते हैं, उनके बेटे, उनके नाती मुकदमे लड़ते हैं। बहुत जरूरत है कि त्वरित न्याय और सस्ता न्याय। अब ज्यादा हर गांव पंचायत में, जैसे पहले पंचों की व्यवस्था थी, सरपंच होते थे, अरे आपके पास नहीं पैसा है तो खोल दीजिए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं आप कर सकते तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कर दीजिए, गांव के सम्मानित व्यक्तियों को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कर दीजिए। 5 लोग जो मिलकर 5 लोग जो गांव के मामलों को सुलझा दिया करें। संविधान से पहले यही प्रथा चलती थी। अरे आप वकील इतने ज्यादा हैं समाज में, वकीलों की ड्यूटी लगा दीजिए कि और जो खर्चा होगा उन्हीं लोगों से उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। अभी हमें न्यायिक सुधार के क्षेत्र में बहुत काम करना है समाज के लिए। ये मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं इस सारे समाज की जरूरत। आपने ये झेला होगा जब डीजी प्रोसिक्यूशन आप रहे होंगे, उस दौरान भी आपको, उस दौरान भी झेला नहीं, हम सभी लोग ये झेलते हैं। कोई आपके जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले, कोई मकान पे नाजायज कब्जा कर ले, अब आप कहेंगे क्या करो, तो पुलिस के दरोगा जी कहेंगे कि ये तो सिविल मामला है, आप जाओ अदालत में। अब वहां अदालत में अगर चले गए तो पता लगा 20 साल तक मुकदमा चलेगा, आप मर के चले जाओगे, आपका जिंदगी में फैसला नहीं होगा। तो बहुत जरूरत है। और दूसरा, एक और जो बड़ी ज्वलंत समस्या कि अपने समाज में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अभी आपने दिल्ली में देखा किस तरह से जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, और अप्रिय स्थिति, किसी को लाभ नहीं हुआ। अप्रिय स्थिति सरकार के लिए, समाज के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए अप्रिय स्थिति। जरूरत है कि हर व्यक्ति को हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई, यद्यपि हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं, दिल्ली की सरकार भी, यूपी की सरकार भी बहुत काम कर रही कि लोन बटे, सब्सिडी मिले, रोजगार बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। और वो सारा गुस्सा उसी का है भाई। ये बेरोजगार, जैसे कहते हैं गांव की भाषा में, खाली बैठे हैं बेरोजगार लड़के हैं, कहीं सुना तो चलो प्रदर्शन करते हैं।
उनकी मजबूरी भी रही थी कि भाई मजबूरी भी है, शिक्षा को उनकी लेकर के जीविका कैसे चले, नौकरी है नहीं, सबसे पेपर नौकरी है लीक हो नहीं, जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, परेशान है। अभी हम जब ये बात कर रहे हैं तो रांची में लड़के लाठी खा रहे हैं हाँ, पुलिस की। तो इसीलिए मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि अगर हम अपनी रोजगार की समस्या को हल कर दें तो बहुत सारा जो समाज में विघटन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खत्म हो जाएगा। और ये आपकी महावीर सेना और दुर्गा सेना क्या है? जब राम मंदिर का निर्माण का संघर्ष चल रहा था तो मेरा विश्वास था कि इससे तमाम लोगों की आस्था मजबूत होगी और राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बनेगा, देश के लोगों की तमाम आस्था का केंद्र बनेगा। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सबको राजी करके राम मंदिर निर्माण कराया जाए। उसी भावना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा था कि सबको राजी करो। तो उसी समय महावीर सेना, दुर्गा सेना, लेडीज के लिए दुर्गा सेना, महावीर सेना आदमियों के लिए बनाई गई थी। आज भी उसका लक्ष्य अब हो गया कि मंदिर बन गया, एक लक्ष्य पूरा हो गया। तो अब हम लोग सुशासन के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा शासन समाज में हो। और उसके दो प्रमुख स्तंभ हैं, रोजगार और न्याय व्यवस्था में सुधार। इस पर हम लोग एक संगठन है, पूरे जिले, हर जिले में कुछ कुछ लोग उसके सदस्य हैं। रोज रात में मैं करीब 8 बजे बैठता हूँ, वर्चुअल मीटिंग करता हूँ, क्या क्या सुधार होना चाहिए, किस जिले में क्या कमी है, उसको शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी को सबको खबर करता हूँ, व्हाट्सएप से भेजता हूँ, ये फला जगह ये गलती हो रही, गड़बड़ी हो रही, सुशासन स्थापित हो। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो फीडबैक है वो आप बताता हूँ, शासन तक पहुंचाते हैं। करेक्ट। सुनता भी है शासन आपकी? हाँ, काफी मैंने देखा उसमें ये जो सचिव लोग हैं शासन के, तो वही लोग उस पर आदेश पारित करते हैं कि ये ठीक कराओ, फला जगह अस्पताल में गड़बड़ी है, फला जगह जल भराव बहुत हो गया है, बाढ़ आ गई है, फला जगह बीमारी फैल गई है, फला जगह ठीक से गेहूं करे केंद्र काम नहीं कर रहे हैं, फला जगह खाद की किल्लत है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की समस्याएं, उस पर करता है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने स्तर पे बनवाई महावीर सेना, दुर्गा सेना, चंदा चोरी हुई। मैं आपसे बस इसलिए पूछ रहा हूँ। चंदा नहीं, चढ़ावा चोरी। चंदा, हाँ, चढ़ावा चोरी, हाँ, चढ़ावा चोरी का विषय ये था कि चंदा चोरी तो देखिए, रसीद रहती है ये चोरी वाला विषय ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब से सृष्टि बनी है तो पुलिस तो बाद में बनी, चोरी की समस्या पहले शुरू हुई। और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था ऐसी आ सकती कि 100% चोरी बंद हो जाए। वो कुछ 8 कर्मचारी उसमें पकड़े गए हैं जिनकी ड्यूटी थी कि संविदा पर बैंक में काम करते थे और उनकी ड्यूटी थी कैश गिनने की। उसमें वो मौका लगा करके, जैसे 100 गड्डियां हैं तो एक गड्डी चोरी करके रख लेते थे। वो तो सब वीडियो और दिख गया। उसके कारण जब ये बार बार करने लगी तो ये चर्चा हो गई और वो छापा पड़ा, बरामदगी हुई, गिरफ्तारी हुई। तो उसमें मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए थी और बेहतर सर्विलांस होना चाहिए था। कैसे कि अगर बजाय पैसे ले जा करके बैंक में जमा करने के, वहीं जहां पर चंदा जमा होता है, कैश बॉक्स है, दान पात्र है, वहीं पर नीचे या दाहिने बाएं कहीं पर एक कमरा में बैंक बना देते और वहीं उसको खोल करके पैसा जमा कर लेते और पासबुक में एंट्री कर देते। तो ये प्रकरण वही ये प्रकरण नहीं होता, सीसीटीवी लगाते, सबको दिखाते। हाँ, दूसरा नहीं, एक और बड़ी मोटी पुलिस की जो फिलॉसफी होती है, भाई कोई आदमी जाए उसकी तलाशी ले लो और निकलते समय फिर तलाशी ले लो, कि कोई चीज ले ना जा सके। जैसे ये तो हमने सोसाइटीज में देखा है। हाँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे घर में मान लीजिए काम वाली आती है, अगर काम वाली को मैंने 100 रुपए भी दिए हैं तो मुझे कागज पर लिख के देना पड़ता है कि मैंने इसको 100 रुपए दिए हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं और थोड़ी सी लापरवाही से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उसका समाधान हुआ, गिरफ्तारी हो गई, बरामदगी हो गई। आप ले लीजिए, लिखो। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ बताओ भाई। बहुत अच्छा, थैंक यू। हम तैयार हैं, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। ठीक, ओके। वहाँ क्या रहने कुछ कराया है क्या आपने? तो मैसेज किए होते हैं। थैंक यू। चलिए, ओके। अजीत सिंह जोड़ लेते हैं, अजीत सिंह वाला वो, अरे लखनऊ के हैं मनीष जी कह रहे हैं अजीत सिंह वाला किस्सा छूट गया सर के साथ बातचीत करने में। अजीत हो तो गया था, नाम तो आया था, और कि वो छापा पड़ा उनके घर, तलाशी हुई, कुर्की हुई, बाद में वो कहा शिमला में रहने दो खाली, तब तक जब तक हम एसएसपी रहे वो आए ही नहीं। अजीत सिंह कभी आए ही नहीं फिर वापस। उनके पिताजी गिरफ्तार कर हो गए और वो
एक चूंकि बातचीत बहुत लंबी हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे कि आपने भी देखा कि जब आपने एंटी डकैती अभियान शुरू किया तो आपको मैनुअल कॉम्बिंग करनी पड़ती थी, फिर मोबाइल आया, सर्विलांस आया, और अब एआई का दौर है। तकनीक ने आपका काम आसान तो किया है, लेकिन क्या ये तकनीक ने आपके काम को मुश्किल भी किया है? दोनों क्योंकि बातें। पहले चोरी बैंक में घुस करके होती थी, अब आपके अकाउंट में घुस के चोरी होने लगी बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत आपने सही कि टेक्नोलॉजी का फायदा पुलिस ने भी उठाया है, अपराधियों ने भी उठाया है। अब एटीएम फ्रॉड होते हैं। अब पता लगा दुबई में बैठ करके इंडिया में चोरी होती है, झारखंड में बैठ करके अकाउंट की चोरी होती है, कैश की चोरी होती है। तो अभी इसका कारण मुख्य ये है कि जिस तरह से कुछ हैकर और कुछ साइबर क्राइम करने वाले जितना तेजी से उन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी को सीखा है, अभी पुलिस अपने पारंपरिक रूप से उतना ज्यादा नवीनीकरण नहीं कर पाई है। और ज्यादा कंप्यूटर ट्रेन लड़के और ज्यादा मोबाइल फोन के ट्रेन लड़के पुलिस में सिपाही, पुलिस में हवलदार, दरोगा चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस बड़ी तेजी, अब तो हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खोले गए हैं, और साथ ही ये भी किया गया है कि पूरी एक एडीजी के नेतृत्व में पूरी एक विंग बना दी गई साइबर क्राइम की। तो अब धीरे धीरे लगातार इस पर जो काम चल रहा है, सीसीटीवी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सी घटनाएं मर्डर की, लूट की, रेप की सीसीटीवी से खुलने लगी हैं। और अब एआई की मदद से अपराधियों को उनका चित्र साफ करने में, तुलना करने में अब रिकॉर्ड बनाया जा रहा, पूरी यूपी के क्रिमिनल्स का फोटो रिकॉर्ड, और एआई की मदद से तुरंत छांटने का काम कि जो फोटो मौके से आया उससे तुलना करके। तो टेक्नोलॉजी का फायदा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी गंभीर चुनौती है कि साइबर क्राइम आज की डेट में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब इसको नए सिरे से इनको ट्रेनिंग दी जाए, किसी आईआईटी में इनकी ट्रेनिंग कराई जाए, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट होने की घटनाएं, और आबादी इतनी ज्यादा है अपनी कि सबको जानकारी दे पाना बड़ा कठिन है। अखबार में छप जाता है, टीवी में निकल आता है, फिर भी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। फोन पे लगातार बताया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा, मत करो ऐसा, लेकिन सब लोग उतने जागरूक नहीं रहते। तो उसका एक ही समाधान है कि और ज्यादा गहन अभियान, और ज्यादा परिश्रम। तो मुझे उम्मीद है कि उससे ये समस्या हल होगी। बातचीत तो बहुत लंबी हो गई सर। 2 मैसेज मैं आपसे चाहता हूं। एक मैसेज जो नए रिक्रूट हैं, जो नए आईपीएस हैं उनके लिए, और जो नए आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए, 2 अलग-अलग। देखिए, एक मैसेज तो उनके लिए कि न्याय की, नियम की, कानून की मर्यादा में रह करके काम करो, और अगर उससे बाहर जाओगे तो कभी भी जांच में खुद मुलजिम बन जाओगे। जांच तुम्हारे ऊपर भी वही, कानून देश का तुम्हारे लिए भी वही है। अभी आपने सुना होगा कि एसपी महोबा थे एक, उनके ऊपर केस लग गया और वो फरार रहे और बाद में बर्खास्त हो गए। उसी तरह नए लड़कों के लिए कि अगर तुम्हें समाज की रक्षा के लिए और गरीब लोग जो परेशान हाल हैं उनकी सुरक्षा के लिए आना है तो पुलिस का कैरियर अडॉप्ट करो। उसमें लालच का अगर ध्यान करके आओगे, पैसा कमाना है तो कहीं और पैसा कमाना है तो कहीं और व्यापार कर लो, कोई और धंधा कर लो, लेकिन अगर पुलिस में आना है तो ये भावना लेकर के आओ, तभी सफल होगे, तभी नाम होगा। एक ही विशेषता है कि आम जनता को, पीड़ितों को सुरक्षा देकर जो संतोष का भाव पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को मिलता है, वो उनके लिए बहुत संजीवनी का काम करता है। लेकिन मैं नए बच्चों के लिए एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, वर्दी का खौफ कैसे खत्म होगा? आप हमारे साथ बिना वर्दी के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है। आप अभी वर्दी पहन के आएंगे, मुझे थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा कि अरे यार ये खाकी वर्दी है। आप सड़क पे उतरेंगे, आपकी गाड़ी से मैं 100 मीटर दूर अपनी गाड़ी कर लूंगा कि नहीं, पुलिस की गाड़ी आ रही है। फ्रेंडशिप वाला माहौल कैसे ये नए बच्चे ही कर पाएंगे? मुझे लगता है। देखिए, मुझे इसका संस्थागत कारण है, जड़ में एक बात कुछ और है कि लोग कहते हैं जनता के साथ पुलिस का अच्छा व्यवहार करे, तो पूछो कि जनता का क्या कोई कंट्रोल उनके ऊपर है? वफादारी, जिम्मेदारी उनकी है अपने आईजी, डीआईजी, एसपी, मुख्यमंत्री, वो क्रम है। और आप कह रहे हो इनसे सद्व्यवहार करो। भाई, उनसे सद्व्यवहार तब करेंगे जब आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि उनका भी कुछ कंट्रोल हो।
हो। तो मैंने जहां जहां मैं था तो मैंने लगातार ये कोशिश की कि एक नागरिक समिति बने हर थाने में, हर जिले में, और नागरिक समिति की हर महीने मीटिंग होगी। और वो नागरिक समिति अगर कहेगी कि हमारे थाना क्षेत्र में ये सिपाही, ये दरोगा बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको वहां से भगाया जाएगा, हटाया जाएगा। तो लगे पुलिस को कि हम पब्लिक के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है, खाली अधिकारियों के लिए नहीं है, तब ये व्यवस्था सुधरेगी। तो यहां आप अधिकार तो देना नहीं चाहते जनता को, आप चाहते तो अधिकार तो आपके पास रहे, और कह रहे हैं व्यवहार अच्छा करो जनता से, क्योंकि आप डुअल कंट्रोल। हाँ। आगे भविष्य में आपको जनता को और जनता के प्रतिनिधियों को और ताकत देनी होगी, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनके प्रति जवाबदेही भी देनी होगी। हाँ। ये अभी व्यवस्थागत कमी है। और बाकी छोटा मोटा काम जो है उसके लिए ट्रेनिंग से और काउंसलिंग से छांट कर, मैं तो ये भी करता था कि छांट के जिनका दुर्व्यवहार की शिकायत है उनको पुलिस लाइन में बुला लो, यहाँ रखो, और जिनकी अच्छे व्यवहार की शिकायत है उनको फील्ड में रखो। क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि दो चीजें देखते हैं, जैसे जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, आदेश आया भाई अधिकारी का, उसने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लड़कों ने पुलिस वालों को गालियां भी दी, तो बहुत सारे लड़कों ने मजे भी लिए। हम जैसे पत्रकारों का काम तब मुश्किल हो जाता है जब हम वो कवर करते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस लाठी मार रही है, हम ये भी समझ रहे हैं कि इसको ऊपर से आदेश मिला है, फिर भी हमारे इस नजर के सामने वो लाठीचार्ज जब पड़ता है तो वो पुलिस वाला हमें गलत नजर आता है। और इसके लिए जरूरी है कि अभी पुलिस की और एडवांस टेक्निक, आप ताजुब करोगे कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी भीड़ जहां होती थी तो मैंने हरदम ये भरोसा रखा कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे खड़े होकर के। कई लोग ये बात समझाते थे हम लोगों को, खासतौर से जो पुराने पुलिस अधिकारी थे, कि वहां मानसिक रूप से उपस्थित रहो, शारीरिक रूप से पीछे रहो। लेकिन मैंने कभी इसको नहीं माना। हरदम भीड़ में घुसकर पब्लिक का विश्वास जीतो। और विश्वास कब जीतोगे, उनका सम्मान कब जीतोगे, जब उनको मालूम हो कि हमारा पुलिस अधिकारी ईमानदार है, वो जनता की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए है। और उसके लिए कभी आप आम जनता, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनके बीच बैठो, उनसे बात करो, उनका दुख दर्द शेयर करो, उनको बुला के अपने दफ्तर में कुर्सी पे बैठा के उनको भी ठंडा पानी पिलाओ, चाय पिला दो। तो उससे क्या होगा कि विश्वास आदमी। मैं तो अक्सर करके थानों में जा करके कि सबको बुलाओ और जो जिसकी समस्या हो बताओ, क्या सुधार होना चाहिए पुलिस में वो बताओ उसको, यानी संवेदनशील पुलिस। ये तो ट्रेनिंग से होगी, और बाकी संस्थागत मैंने आपको बता दिया। और बाकी कुछ व्यक्तित्व का भी असर होता ही है, अपने अपने व्यक्तित्व का असर होता है, क्योंकि इस पद पे बहुत सारे लोग पहले भी बैठे, अब भी बैठे हैं, बाद में भी बैठे। मैं कभी भी मतलब बदमाशों को डराने के लिए मैं घोड़े पे बैठ के और बंदूक लेकर के और कार्बाइन लेकर चलता था, लेकिन जब भले आदमियों के बीच बैठता था तो वहां कोशिश करता था कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह। इस रिवॉल्वर भी थोड़ी दूर रख ली जाए, थोड़ा कंफर्ट जोन बना रहा है। नहीं, कोई वर्दी नहीं, कोई वहां सादे कपड़ों में उनके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे फिर धीरे धीरे अनौपचारिक संबंध बन गए। ठीक है, तो इस बातचीत को हम यही अब समाप्त करते हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल से हमने तमाम तरह की बातें जानने की कोशिश की, डकैतों के दौर की बात, माफियाओं के दौर की बात, नए आईपीएस के दौर की बात, पुराने आईपीएस के दौर की बात, सारी सत्ताओं की बात। ये बात का क्रम यूं ही 6 टीवी भारत पर अनवरत चलता रहेगा। हमारे अगले जो मेहमान होंगे उनको हम अपने आपके साथ लेकर के आएंगे। और बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो सवाल होंगे वो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई भी ज़रूरी सवाल छूट ना जाए। अगर वो सवाल डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल से होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपके सारे सवालों के जवाब फिर से लिए जाएं, फिर से एक बार बात की जाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।